अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू नावल्स डायरी। उर्दू नावल डायरी प्रेजेंट्स उर्दू नावल फिगारे इश्कम, राइटर जोया शाह। अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक्स। नावल फिगारे इश्कम, राइटर जोया शाह, किस्म नंबर 51। अपने देखते चेहरे पर किसी का ठंडे हाथ का लम्स महसूस करके उसने धीरे से आंखें वाह की थी। उठे और ये पी लें। उसे सहारा देकर उठाते हुए वो संजीदगी से बोला। वो उसके हाथ से मग लेते हुए उसे देखने लगी, फिर नज़र खिड़की से झांकती सूरज की रोशनी पर पड़ी। सुबह हो गई है, हम कब सोते? वो काफ़ी का मग हाथों में दबाते हुए खौफजदा लहजे में बोली। शाह ने संजीदगी से उसके इस तारी चेहरे को देखा। सुबह नहीं, दिन के 11 बज रहे हैं। डोंट वरी, आप ये पी लें, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास क्यों? वो काफ़ी का लेते लेते रहे, क्योंकि आपको बहुत तेज़ बुखार है। उसके सुलगते हाथों को अपने ठंडे हाथों में थामते हुए वो सपाट लहजे में बोला। उसके ठंडे हाथों का लमस पाकर वो कांपी छू। वो काफ़ी का कप जल्दी से उसके हाथ में थमाते हुए हाथ चेहरे पर देकर छिंकी। सूरी हमें ठंड। वो दोबारा बोलते हुए छिंकी। शाह के लबों पर मुस्कुराहट फैली। अशीक ने मुस्कुराती हुई उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट देखी और उसके हाथ से काफ़ी का माग लेते हुए पीने लगी। ये किसने बनाई? बहुत अच्छी है। अशीक ने काफ़ी का खेप लेते उसे चमकते चेहरे के साथ देखकर इस्तफसार किया। ये आपकी खिदमत गुजार ने बनाई है मोहतरमा। वो सीने पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर बोला। अशीक के लबों पर मुस्कुराहट फैली। उसने ब्लैंकेट से दूसरा हाथ निकाल कर उसके ठंडा हाथ अपने हाथ में लिया था। वो संजीदगी से उसका बुखार से सुर्ख चेहरा देखते हुए उसके हाथ पर लब रखते हुए सीने से लगा गया था। उसकी मोहब्बत से भरी निगाहों में देखकर मुस्कुराई थी। ये लोग कहाँ रह गए? नाश्ता तक नहीं किया अभी तक उन्होंने। आफरीन बेगम ने पलटें खुश करते हुए याले से कहा, जो काम में उनकी मदद कर रही थी। अरे चाची जान, उन्हें रहने देना, साथ में जब भूख का एहसास होगा तो आ जाएंगे बाहर। याले की बात पर आफरीन बेगम ने उसे सर में जहम पड़ गया था। वो सर नीचे करते हुए मुंह पर हाथ देती मुस्कुराई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कहाँ की तैयारी? आफरीन बेगम ने उसे तैयार देखकर तअस्सुफ से पूछा। वो ग्रे ऊन का कोट ओढ़े हुए थी और गर्म कपड़े पहन रखे थे। एक्चुअली मरजान ने मरी की टिकट बुक की है। हम मरी जा रहे हैं, पिछली बार का ट्रिप ठीक नहीं गया इसलिए। वो गुजरे लम्हों को याद करती नज़रें झुकाए बोली। जब नज़र सीढ़ियाँ उतरते मरजान पर पड़ी, बेसख्त ही उसके लबों पर है। मुस्कुराहट फैली थी उसे देखकर। अच्छा ख्याल से जानना बच्चे, और पहुंचकर फ़ोन करना, फ़्लाइट में 1 घंटा बाकी है। शाविर कहाँ है? वो सीढ़ियाँ उतरते हुए उसके पोर्शन की तरफ देखते हुए बोला। बेटा पता नहीं, अब तक तो नाश्ता भी नहीं किया उन्होंने, मैं जाकर पता करती हूँ। ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा। जबकि याला भी उसके पीछे होने को तैयार थी। जब वो दोनों सामने से आते हुए नजर आए, अशीक ने लाइट ग्रीन कलर की कमीज़ जिस पर सफ़ेद कढ़ाई का काम किया गया और ऑफ वाइट ट्राउज़र पहन रखे थे, सफ़ेद दुपट्टा सर पर लिए वो उसके पीछे धीमे कदमों के साथ चलती हुई डाइनिंग हॉल में आई थी। बेटा नाश्ता लगा दूँ? आफरीन बेगम ने मुस्कुराते हुए पूछा। शहाबीर ने धीरे से सर को हाँ में हिलाया था और मरजान की तरफ मुतवज्जा हुआ था। ऐसे क्यों घूर रहे हो? शाविर ने आईब्रो उठाते हुए उससे घूरा, जो उसे छेड़ने के बहाने तलाश रहा था। अशीक ज़ारा की तरफ मुस्कान उछालते हुए उसके करीब चेयर पर बैठी थी। शाहजादा साहब ने मरी के लिए हमारे साथ तुम्हारी भी टिकट्स बुक करवाई हैं। पैकिंग कर लेना, 1 घंटे में फ्लाई, हम निकल रहे हैं। मरजान की तरफ देखते हुए वो शी के चमक से आरे चेहरे को देख चुका था। हम नहीं जा सकते फिलहाल, वो सपाट लहजे में बोला। ज़ारा ने मरजान को परेशानी से देखा। लेकिन क्यों? मरजान हम नहीं जा रहे, दैट्स इट, आप लोग एंजॉय करें। वो सर्द लहजे में कहते हुए आशीक को देखने का, जो बेबस नज़रों से उसे ही देख रही थी। मुश्किल से नहीं जा रहा था क्योंकि उसे ज़ुकाम के साथ शदीद बुखार था। मैं दादा साहब को आगाह कर देता हूँ कि तुम नहीं जा रहे, मरजान कहकर शहनशाह साहब के कमरे की तरफ बढ़ गया था। मरिया बीवी भी अपने कमरे से अब बाहर निकली थी। उन्हें डाइनिंग हॉल में देखकर वो एक पालक को रुकी। शाफी ने उसकी प्लेट में नाश्ता रखा था, जिसे देखकर फिर वो जल भुन गई। मुठियाँ भींच कर वो डाइनिंग हॉल में एंटर हुई। आफरीन बेगम ने उसे भी नाश्ता लगा कर दी थी। वो उन्हें घूरती हुई ब्रेड पर जैम लगाने में मसरूफ़ थी। अशीक चेयर पीछे करते हुए जल्दी से उठी थी। शाहवीर ने संजीदगी से उसे देखा था। वो होंठों को हाथों से ढांपती जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागी थी। शाहवीर भी उसके पीछे उठकर गया था। आफरीन बेगम और ज़रा ने घबरा कर उन्हें देखा। मरिया ने मुंह का जाविया बिगाड़ते हुए शाहवीर की प्लेट में उसका तोड़ा हुआ नवाला देखा, जो वो वहीं छोड़कर उसके पीछे उठ गया था। वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते हुए जल्दी से बेसन के पास है।
उसे उबकाई आई थी। उसने खान से मुंह पर हाथ रखा। वो हाथ को देखते हुए चौंक गई थी। उसके हाथ पर खून जो लग गया था। वो जल्दी से हाथ को धोकर कूली करते हुए टिश्यू से होंठों को साफ करके डस्टबिन में डालकर बाहर निकल गई। शाबिर ने सपाट नज़रों से उसे देखा था। वो मुस्कुराती हुई बाहर निकली थी। क्या हुआ? शाह ने उसका चेहरा एक हाथ से थामते हुए फिक्रमंदी से इस्तफसार की। सॉरी बस वोमिटिंग हो गई। वो उसके हाथ पर मोहब्बत से हाथ रखते हुए बोले। शाहवीर ने सपाट नज़रों से उसे देखा, फिर उसे कंधे से थामते हुए उसे सोफे पर बिठाया और खुद घुटना टिकाया उसके पास बैठा। आप नीचे मत बैठना। उसका हाथ थामते हुए जल्दी से बोली, मगर वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे फिक्रमंदी से देखने लगा। क्या खाया था कल आपने? हमने बस खाना खाया था कल, और कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया। कौन लेकर आया था वो खाना? उसके मुरझाया फूल से चेहरे को नज़रों के हिसार में लिए ही बोला, छोटी अम्मी लेकर आए थे। उसकी कुशादा पेशानी पर बाल पड़े थे। उसे उसके आग की तरह सुलगते हाथों को सपाट नज़रों से देखते हुए गहरी सोच में पड़ गया था। वो बालों में बुरश फेरते हुए यूनी के लिए तैयार होती। आज उसका पेपर था। सर पर चादर लेते हुए वो बैग कंधे पर लटकाया बाहर निकली थी। मरजान भाई पहले मुझे ड्रॉप कर दें। वो उन्हें गाड़ी में बैठते देखकर जल्दी से बोली, सॉरी हम लेट हो रहे हैं फ़्लाइट के लिए। नदीम तो छोड़कर आओ। यूनी ख्याल से जाना, तुम छोड़ दोगे? वो बैग सीट पर बैठते हुए बोला। नदीम ने सपाट नज़र से मरजान को देखा, फिर सर को तअस्सुफ से हिलाते वो गाड़ी को निकाल चुका था। मरजान और ज़ारा निकाल चुके थे क्योंकि उनकी फ़्लाइट थी। वो कुछ पल के लिए सुकून चाहते, इसलिए शहनशाह साहब ने उन्हें मरीज जानने का कहा और वो मान गए थे। या फिर मरजान के जहन में कुछ और चल रहा था। यारा ने आंखें सुकेड़ कर उस सड़क को देखा था जो उसे बगैर एक नज़र देखे गाड़ी स्टार्ट की उसका इंतज़ार कर रहा था। वो पाँव पटकती फ्रंट सीट का गेट खोलने लगी। आप पीछे बैठे मोहतरमा, वो सपाट लहजे में बोला। याला ने आंखें घुमाई थी। वो फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते हुए फ्रंट सीट पर बैठी थी। नदीम ने गहरा सांस खारिज करते हुए गाड़ी स्टार्ट की थी क्योंकि उससे बहस करना फजूल था। वो मनवाती तो अब जहनी ही थी। एक वही तो था जब जिस पर वो रोब झाड़ लेती थी। रुको रुको, मुझे गोलगप्पे खाने। वो जल्दी से ब्रेक लगा चुका था बगैर उसकी बात सुने। वो जल्दी से उठकर गाड़ी का गेट खोलते हुए नीचे उतरी। नदीम ने सर झटकते हुए गाड़ी का गेट खोला और नीचे उतरा। वो गोलगप्पे की प्लेट लेते हुए बच्चों की खुश हुई थी क्योंकि उसे घर में ये सब खाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए आज वो सारी कमियां पूरी करना चाहती थी। मैं लेट हो रहा हूँ। वो वॉच पर टाइम देखते हुए साज लहजे में बोला। याला ने मुंह में पूरा गोलगप्पा लेते हुए उसे घूरा। वो सूरज से नजरें फेर गया था। भैया थोड़ा और मसाला डाले ना। वो प्लेट आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराई। नदीम ने सपाट नजरों से उसे देखा। आज तक उसने उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं देखी थी। उसका चेहरा खुशी से ऐसे दमक रहा था जैसे एक छोटे बच्चे को वो खिलौना मिल जाए जिसकी उसे बचपन से तलब हो। वो उसकी तरफ मुड़कर चेह कर बोले। नदीम ने सर को झटका था। वो कंधे उचकाते हुए जल्दी से दूसरा गोलगप्पा मुंह में डाल गई। हाय मज़ा आ गया। वो तेज़ मिर्चों से सुर्ख होते चेहरे के साथ भी मुस्कुराई और हाथ सुर्ख होते चेहरे के साथ नचाते हुए बोली। वो जुलाब भेजते हुए खड़ा था, बेसाख्ता मुस्कुराया था। याला ने उसे मुस्कुराते नहीं देखा था, वरना वो खाना भूल जाती। वो कहाँ मुस्कुराता था, वो तो खाने में मसरूफ़ थी। आज उसे मौका भी मिला था। खाली प्लेट रखते हुए अपने पर्स को टटोलने लगी। वो अपने वॉलेट से पैसे निकाल कर उस आदमी की तरफ बढ़ाकर उसे देखते हुए वापस गाड़ी तक आया था। याला ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर वापस गाड़ी में आकर बैठी। बादल तेज से गिरजा था। वो सहमी थी अचानक बादल के गरजने पर। नदीम ने सीट बेल्ट लगाते हुए उसकी घबराहट महसूस की। बगैर उसे देखे फिर गाड़ी स्टार्ट की। वो तेज़ मिसाले वाले गोलगप्पे खा तो चुकी थी, अब वो रह कर उसका हल्का जल रहा था। ज़बान पर तो मानो आग लगी थी। नदीम ने सपाट नज़र से उसे पर्स से टिश्यू निकालकर आंखों से पानी साफ करते देखा। उसका नाक भी सुर्ख हो गया था। वो गाड़ी एक शॉप के सामने रोकते हुए जल्दी से गाड़ी से निकला था। याला ने हैरानी से उसे देखा था जो बारिश में गाड़ी से ऐसे ही निकल गया था। वो आज भीगा वापस आया था। संजीदगी से उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाते हुए वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। याला ने नजर झुकाते हुए बोतल का ढक्कन खोला और पानी पीने लगी। ठंडे पानी ने उसके हाल को तकवीयत बख्शी थी। गाड़ी यूनी के सामने रुकी थी। याला ने चादर दोस्त की बारिश मध्यम हो गई थी। वो जल्दी से बैग कंधे पर डालती हुई उठी। थैंक्स, वो उसे कहकर यूनी की तरफ बढ़ गई थी। वो संजीदगी से उसे जाता देखता रहा। वो यूनी में एंटर हो गई थी। वो लंबा सांस लेते हुए मुतमैन होकर गाड़ी को वापस मोड़ चुका था बगैर ये देखे कि कोई गहरी नज़रों से दोनों का पीछा कर रहा था। और वो उसके लिए अपना खाना छोड़कर उठकर चला गया। मारिया ने मुंह बसोरते हुए कहा। कसा बेगम हाथ पर लोशन लगाती रही। मैं आपसे बात कर रही हूँ मम्मा। उनका ध्यान खुद पर ना पाकर मारिया ने तनाक कर कहा, मैं सुन रही हूँ मेरी बच्ची। कसा बेगम ने
मुहब्बत से कहा, मम्मा अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, दोनों एक हो गए हैं। वो घुटनों पर सर रखते हुए नफरत से बोली, कसाब बेगम उसके कहाँ है, मैं इस लड़की के मरने की तैयारी कर चुकी थी। अगर तुम्हें शाबिर में अब कोई दिलचस्पी नहीं तो रहने देते हैं। क्या मम्मा आप अशीक को मारना चाहती हो? वो हरा से उछलते हुए बोले, अरे बेवकूफ़ लड़की धीरे बोल, कोई सुन लेगा। कसाब बेगम ने उसे झाड़ लिया। मारिया उठते हुए पीछे मुड़ी। जब वो फ्रीज हुई थी, दरवाजे को देखकर क्यों चुप हो गई हो? कसाब बेगम उसकी जानब देखते बोले। जब नजर सामने दरवाजे पर खड़ी जुनेरा पर पड़ी थी, उसके चेहरे को देखकर लगता था वो सब सुन चुकी थी। अरे आओ ना जुनेरा बच्चे, दरवाजे में क्यों खड़े हो? कसाब बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। जुनेरा ने सर्द नज़रों से मारिया को देखा, जिसे देखकर मुस्कुरा गई थी। आप अशीक को मारना चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी सौतेली बेटी है। इतनी नफरत किसी इंसान को किसी इंसान से कैसे हो सकती है अम्मी? जुनेरा ने कसाब बेगम को देखकर सपाट लहजे में पूछा था। कसाब बेगम के चेहरे का तो रंग उड़े थे। वो मारिया को देखने लगी, जो खुद खौफ से उन्हें देख रही थी। जब एक बुरा इंसान बुरा काम करता है तो इतना अफसोस नहीं होता। कशमाला चाची जो कुछ करके गई, एटलीस्ट उनसे ये तवक्को रख सकते थे हम, क्योंकि उन्होंने कभी इस घर का भला नहीं चाहा। आप ऐसा करेंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। अम्मी जान इतनी रफ्तार एक मासूम सी लड़की के लिए। जुनेरा ने नफरत से सर झटका था। कसाब बेगम ने उसके हाथ थामे थे। बेटा तुम सही करो, मुझे भी पछतावा हो रहा है। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी ना? जुनेरा के लबों पर तनजिया मुस्कुराहट फैली थी। आप सोचती हैं मैं ऐसा चाहूँगी इस घर में दोबारा किसी वजह से फसाद पड़े? पहले ही बहुत मुश्किल के बाद इस घर में खुशियाँ लौटी। आप मेरी आपसे गुजारिश अम्मी कि आप इन खुशियों को अपने हाथों से बर्बाद ना करें। अंकल अगर आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। वो अपनी बेटी से बेहद प्यार करते हैं। कसाब बेगम के हाथों से अपना हाथ निकालती हुई वो बगैर पीछे देखे कमरे से वॉक आउट कर गई थी। मम्मा आप क्या होगा अगर इसने बाबा को या घर में किसी को भी बता दी तो हम कहाँ जाएंगे? मारिया ने कसाब बेगम का हाथ पकड़ते हुए फिक्रमंदी से इस्तफसार किया था। बेगम लब भींचकर गहरी सोच में पड़ गई थी। मरजान ने रूम का दरवाज़ा खोलकर ज़ारा को अंदर भेजा और खुद फ़ोन निकालकर नंबर डायल करते हुए फ़ोन कान से लगा गया। हम पहुंच गए शाह घर, इतला कर दोगे? ज़रूर, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं, तुम वहाँ किसी और मकसद से गए। शाह के सपाट लहजे पर मरजान ने आंखें घुमाई थी। तुम्हारी कल ही शादी हुई है, भाभी को वक्त दो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। मरजान ने उसे छिड़ा, मगर वो तो संजीदा हो गया था। मैं इस वक्त भी ऑफिस में हूँ, लिहाजा पॉइंट पर आओ, बात मत घुमाओ। शाहवीर ने तनक कर कहा, क्या तुम ऑफिस में हो इस वक्त? मरजान ने घड़ी पर वक्त देखा। 9 बज रहे थे। 10 बजे मीटिंग, और मिस्टर जहीर को तो तुम जानते हो, उन्होंने साफ कह दिया वो डील करेंगे कि तो तुमसे करेंगे। शान हैंडल नहीं कर पाए इसलिए मुझे जानना पड़ा। अब देखो या डील करेंगे या मरेंगे। शाहवीर ने उंगलियों में प्लाटिनम पेन घुमाते हुए संजीदगी से बताया। तुम भी बात बात पर मारने मरने की बातें क्यों करते हो? बात तामुल से भी हो सकती है। मरजान ने आंखें सुकेड़ कर कहा, जिस पर शाहवीर मुस्कुराए। मजाक कर रहा हूँ, तुम बताओ पार्टी कब है और किसे ढूंढने गए हो वहाँ? तुम ये सब कैसे जानते हो? तुमने नज़र रखी है मुझ पर? मरजान का मुंह हैरत से खुला था। वो आस पास देखकर धीरे से बोला, तुम भूल रहे हो मैं सब पर तैराना नज़र रखता हूँ। तुम क्या सोचती हो मुझे आइडिया नहीं हुआ तुम्हारा अचानक मर ही जाना? मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें इनवाइट किया गया पार्टी में और तुम वहाँ नज़र रखने के लिए गए हो। फाइल सामने खोल कर रखता हुआ वो सपाट अंदाज में बोला था, दावा देता हूँ तुम्हें, लेकिन मुझे फ़िलहाल जानना पड़ेगा, तैयारी करनी। वाई नॉट, गुड लक, ज़रूरत पड़े तो फ़ोन करना। वो कॉल मुनक़ता करते हुए सामने ऑफिस का दरवाज़ा खोलते जुबैर को देखकर ब्लैक कोट दुरुस्त करते हुए उठा। सर मीटिंग रूम में सब आपका वेट कर रहे हैं। जुबैर ने दरवाज़ा खोलते का वो संजीदगी से उठा और मगरूराना अंदाज में मीटिंग रूम में एंटर हुआ। मिस्टर ज़हीर तो हैरत से उठे थे। वो ब्लैक पैंट पर वाइट शर्ट और इस पर ब्लैक कोट पहने, बालों को जेल से बिठाए, अपनी सहर अंगेज शख्सियत से सबको अपने शहर में जकड़ चुका था। उसे देखकर उनके साथ बाकी क्लाइंट्स भी उठे थे। प्लीज़ हैव अ सीट, वो सबको हाथ से बैठने का इशारा करते हुए अपने चेयर पर विराजमान हुए। वाट अ प्लीज नॉट सरप्राइज आगा, हमें नहीं पता दुनिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून मिस्टर शाहवीर हैदर हमें यहाँ मिल जाएंगे। मिस्टर ज़हीर तो उसकी मौजूदगी से ही बहुत मुतासर हो गए थे। नॉट सरप्राइज मिस्टर ज़हीर, आप मेरे भाई के साथ डील करना चाहते मगर वो आउट ऑफ कंट्री गया बिजनेस को लेकर, इसलिए मैं यहाँ आपकी खिदमत में, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ आप मरजान के साथ डील फिक्स करना चाहते थे। वो सपाट लहजे में कहता सबको चौंका गया। मरजान तुम्हारा भाई है? ज़हीर साहब ने चौंक कर पूछा। आपको और शाबिर मेरा बड़ा बेटा है, सुहेल साहब ने फ़ख्र से कहा। ज़हीर साहब मुस्कुराए, मैं हमेशा से ही आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद था मिस्टर शाहवीर हैदर। इतनी कम एज में आपने बिजनेस को मास्टर कर लिया, मुतासर को बहुत मुतासर किया आपके चर्चों ने, और आज आपकी शख्सियत को देखकर
अंदाज़ा हो गया जो कुछ हमने आपके बारे में दुनिया से सुना वो बिल्कुल दुरुस्त है। फुरकान फाइल लो, हम ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे और 60% नहीं 90%। वो अपने सेक्टर को इशारा करते हुए बोला जबकि नायक उनके साथ बैठे साथी थोड़े हैरान हुए। उसके लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैली थी। जहीर सोच लो, अगर नुकसान हो गया तो आज तक जितने लोगों ने मिस्टर शाहवीर हैदर के साथ इन्वेस्ट किया उन्हें घाटा नहीं उठाना पड़ा। जहीर साहब ने अपने साथ बैठे इन्वेस्टर को बावर करवाया, फाइल साइन करते हुए उसकी जानेब बढ़ा दी थी। शाहवीर ने मुस्कुराते हुए फाइल का मुताला किया और फिर उस पर साइन करते हुए फाइल सुहेल साहब की तरफ बढ़ा दी। वो मगरूर शहजादा फ़ख्र से अपने चेयर से उठा और सही साहब को मुसाफिया करते हुए मीटिंग रूम से निकल गया। सुहेल साहब और आगा साहब ने उसे सताइशी नज़रों से देखा। आज उसने न सिर्फ लॉस होने से बचाया था बल्कि उन्हें 50 करोड़ का एडवांटेज हुआ था। अपना कोट उतारकर अपने मर्सिडीज़ की फ्रंट सीट पर रखा और पॉकेट से गाड़ी की चाबियां निकाली। जब उसके फ़ोन की रिंग टोन बजी उसने सूरज से फ़ोन निकाल कर कान से लगाया और ड्राइविंग सीट पर बराजमान होकर गाड़ी स्टार्ट की। यस आई एम लिसनिंग श्री। वो जो लब बेंचे संजीदगी से बोला था। फ़ोन कान से हटाकर स्क्रीन पर जगमगाता एंजल नाम देखकर मुस्कुराया। आशिक की आवाज़ पर दिल तक ठंडा पड़ा था जिसके नतीजे में एक हसीन मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखरी। यस माय एंजल। वो बेहद नरमी से गोया हुआ था। हमें भूख लगी है और घर का खाना भी अच्छा नहीं लग रहा। गले में बहुत जलन है। हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हमें आइसक्रीम खानी है। हमारा फेवरेट फ्लेवर है वैनिला। उसकी मासूम सी ख्वाहिश पर उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी। ओके मेरी जान, वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला और गाड़ी को आइसक्रीम पार्लर के सामने रोका। हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप जल्दी से आ जाएं। मैं आ रहा हूँ जन्म, बस आपकी आइसक्रीम लेकर। कान में ब्लूटूथ लगाते हुए वो उसे बात करते हुए अंदर दाखिल हुआ। लोगों ने हैरत से उसे देखा था। वो अपनी पुरकशिश शख्सियत के साथ उससे बात करते हुए मुबिम मुस्कान लबों पर सजाए चल रहा था। तबस्सुम मुस्कान लबों पर सजाए चल रहा था। वो आइसक्रीम का ऑर्डर देकर उससे बात करते हुए मुस्कुराता। वहाँ बैठी तमाम लड़कियों ने उसे रिश्क भरी नज़रों से देखा था। वो सिंपल से हुलिये में भी इस कदर पुरकशिश लग रहा था। ब्लैक पैंट पर वाइट शर्ट की स्लीव्स कुन्हियों तक फोल्ड की, सफ़ेद कलाई पर बंदी स्मार्ट वॉच और यहाँ तक कि उसकी सफ़ेद उंगली में मौजूद राउंड ब्लैक रिंग भी अटेंशन अट्रैक्ट कर रही थी। वो था ही इतना पुरकशिश। अपना ऑर्डर लेकर वो पे करते हुए बगैर किसी की तरफ गौर किए पार्लर से बाहर निकल गया था। शेरी हमारा गला बहुत दुख रहा है। सुबह से बहुत जलन है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। सब कड़वा लग रहा है। उसकी रिंती हुई आवाज़ पर वो संजीदे हुआ बस पहुंच रहा हूँ जन्म। वो ड्राइविंग सीट पर बराजमान होते हुए नरमी से बोला और गाड़ी की स्पीड तेज़ करते हुए कादमी मैनेशन का रुख किया। वो फ़ोन कान से हटाते हुए जल्दी से बेड से उतरने जब उसका सर चकराया और वो बेड से नीचे गिरी थी। उसके मुंह से फ़ोन निकलता चला। आशिक, वो जल्दी से बोला था मगर फ़ोन उसके हाथ से छूटकर बहुत दूर गिरा था। उसकी आंखों से आंसू टूटकर फर्श पर गिरे थे। शेर उसके लब धीमे अंदाज में था मगर आवाज़ हल्क तक महदूद हो गई थी। वो काजमी मैंशन पहुंचा था। जल्दी से गाड़ी को रोकते हुए वो पैकेट थमता, दूसरे हाथ में फ़ोन पकड़ता तेज़ कदमों से अंदर दाखिल हुआ था। तेज़ कदमों से अपने पोर्शन की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो साकित हुआ। सामने ही वो फर्श पर आंखें मूंदे बेजान पड़ी थी। उसकी हल्की ग्रीन कमीज़ पर जगह जगह खून लगा हुआ था। उससे कुछ दूरी पर फ़ोन पड़ा था जिसकी जानिब वो हाथ बढ़ाए हुए थी मगर उसका हाथ साकित था, उसके वजूद की तरह साकित। उसके हाथ से पैकेट और फ़ोन नीचे गिरा था और उनको सामने दोबारा वही मंजर लह रहा था मगर इस बार वो साकित थी। कोई हरकत नहीं थी उसके बेवजूद बेजान वजूद में। वो बिल्कुल साकित थी।